landforms. Landform is possibly a very very important word when we are talking about all geography. क्या होता है लैंडफॉर्म? सबसे पहले हमें यह समझ में आना चाहिए, तभी हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में फिजिकल मैप में बातचीत करेंगे. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लैंडफॉर्म्स, guys, landforms are various structures on the earth's surface. अर्थ के सरफेस पे जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम लोग लैंडफॉर्म्स कहते हैं. ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, तो अर्थ का सरफेस बिल्कुल प्लेन था. दिस वॉज द इनिशियल सरफेस ऑफ द अर्थ. बट अब क्या हम लोगों को सरफेस इसी तरीके से प्लेन देखने को मिलता है? नहीं. अब हमें सरफेस के ऊपर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेटोज हो गए, प्लेन्स हो गए, डिप्रेशंस हो गए. ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम लोग लैंडफॉर्म्स बुलाते हैं. All these structures in combined form are known as lands. In all, हमारे पास 4 मेजर टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं. We have mountains, we have plateaus, we have plains, और अगर जमीन पे कोई गड्ढा होता है, कोई लो लाइंग एरिया होता है, तो इसे हम लोग ज्योग्राफिकली डिप्रेशन कहते हैं. वी कॉल दिस एज अ डिप्रेशन. और जनरली क्या होता है, इसी डिप्रेशन में पानी भर जाता है, और जब इस डिप्रेशन में पानी भर जाता है, देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ लेक्स. So that is why when we are talking about landforms, we have 4 major types of landforms: mountains, plateaus, plains, depressions. तो सबसे पहले तो जब हम लोग फिजिकल मैप की बात करते हैं, तो फिजिकल मैप में हमें माउंटेन्स, प्लेटोज, प्लेन्स और डिप्रेशंस का डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दीज लैंडफॉर्म्स, प्लीज अंडरस्टैंड, इनकी स्टडी करने से पहले हमें इनके बारे में कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए. We should be knowing certain basic things about these landforms. So now when we are talking about a mountain, what is basically a mountain? Mountain, guys, in geography is defined as a tapering structure with minimum altitude of 800 meters. तो अगर एक टेपरिंग स्ट्रक्चर है, टेपरिंग का मतलब क्या होता है? ऊपर जाते जाते या नीचे आते आते नैरो होता चला जाता है. अगर एक ऐसा टेपरिंग स्ट्रक्चर है जिसका मिनिमम ऑल्टीट्यूड 800 मीटर्स का है, तो ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बुलाते हैं? माउंटेन बुलाते हैं. माउंटेन टेपरिंग भी होता है. देखिए ये नैरो होता चला जा रहा है, और इसका मिनिमम ऑल्टीट्यूड कितना होना चाहिए? मिनिमम ऑल्टीट्यूड 800 मीटर्स का होना चाहिए. नेक्स्ट, जब हम लोग प्लेटोस की बात करते हैं, तो प्लेटोस की डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड आगे और लगा दीजिए, इट इज अ नॉन टेपरिंग स्ट्रक्चर. एक नॉन टेपरिंग स्ट्रक्चर with minimum altitude of 800 meters is known as a plateau.
तो प्लेटो और माउंटेन में जो मेजर डिफरेंस होता है वो शेप का होता है। जो प्लेटो है वो नॉन टेपरिंग होता है और जो माउंटेन है वो टेपरिंग। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेन, गाइस, प्लेन इज एनी रीजन with maximum altitude of 300 meters। 300 मीटर्स का अगर मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड है, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, तो गाइस ऐसे रीजन को हम लोग प्लेन्स कहते हैं। ये सारे के सारे ऑल्टीट्यूड आप लोग शायद जानते होंगे कहां से मेजर किए जाते हैं। मीन सी लेवल से मेजर किए जाते हैं। ये मीन सी लेवल क्या होता है, ये मैं आपको ओशनोग्राफी में बताऊंगा। तो कोई भी ऐसा रीजन जिसका मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड 300 मीटर्स तक है, ऐसे ही रीजन को हम लोग प्लेन कहते हैं। डिप्रेशन एक ऐसा एरिया होता है विच इज बिलो मीन सी लेवल। अगर लैंड पे कोई ऐसा एरिया है जिसका ऑल्टीट्यूड मीन सी लेवल के ऑल्टीट्यूड से कम है, तो ऐसे ही रीजन को हम लोग डिप्रेशन कहते हैं। टेक्निकली होता ऐसा है, ध्यान से समझिएगा। अगर मान लीजिए ये मीन सी लेवल है और ये लैंड है, तो इसके ऊपर जितने भी ऑल्टीट्यूड हैं वो सारे के सारे ऑल्टीट्यूड ज्योग्राफिकली पॉजिटिव लिए जाते हैं, और इसके नीचे के जितने ऑल्टीट्यूड्स हैं ये सारे के सारे ऑल्टीट्यूड्स नेगेटिव लिए जाते हैं। तो माउंटेन, प्लेटो और प्लेन्स तीनों का पॉजिटिव ऑल्टीट्यूड होना चाहिए। अगर ऑल्टीट्यूड नेगेटिव है तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऐसे रीजन को हम लोग डिप्रेशन बुलाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो 800 से बड़ा है, टेपरिंग है, माउंटेन है। 800 से बड़ा है, नॉन टेपरिंग है, प्लेटो है। पॉजिटिव है लेकिन 300 से कम है, प्लेन है। नेगेटिव है, डिप्रेशन है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने 800 से ऊपर वाला बता दिया, 300 से नीचे वाला बता दिया, व्हाट अबाउट द रीजन्स दैट हैव एन ऑल्टीट्यूड बिटवीन 300 एंड 800 मीटर? ऐसे भी तो एरियाज आएंगे जिनका ऑल्टीट्यूड 300 से 800 के बीच में होगा। नाउ सच एरियाज आर सिंपली कॉल्ड एज हाईलैंड्स। इन एरियाज को हम लोग सिंपली हाईलैंड्स या फिर अपलैंड्स कहते हैं। इन एरियाज की अभी तक कोई प्रॉपर ज्योग्राफी नहीं बनाई गई है। इन एरियाज की फॉर्मेशन कैसे हुई, इसका कैटेगराइजेशन क्या है, इसके बारे में अभी तक हमारे पास ज्यादा नॉलेज नहीं है। इसीलिए किसी भी ज्योग्राफी की बुक में आप हाईलैंड्स और अपलैंड्स का डिस्क्रिप्शन नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक ऐसा रीजन है जिसका ऑल्टीट्यूड 300 से 800 मीटर के बीच में है, तो उस रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं, उस रीजन को हम लोग हाईलैंड या अपलैंड बुलाते हैं। हाईलैंड इज ब्रिटिश इंग्लिश, अपलैंड इज यूएस इंग्लिश, जो बुलाना है बुला लीजिए, दोनों का एक ही मतलब है। अब जब हम लोग इन लैंडफॉर्म्स की बात करते हैं, तो इन लैंडफॉर्म्स के बारे में हमें कुछ थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। Like we know that mountains are tapering structures, but we should be having more knowledge about the mountains. So now when we are talking about mountains, please understand, mountains are basically of two types. और भी होते हैं जिनके बारे में जियोमॉर्फोलॉजी में बात करेंगे, लेकिन अभी अगर हम लोग एक ओवरव्यू लेते हैं माउंटेन्स का, तो माउंटेन्स मेजरली दो टाइप के होते हैं जिनके बारे में अभी से आपको पता होना चाहिए। एक होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फोल्ड माउंटेन्स, और एक होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन्स।
दोनों के बनने का प्रोसेस अलग अलग होता है। क्या होता है? जियोमॉर्फोलॉजी में आएगा। जियोमॉर्फोलॉजी में समझेंगे कि फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं। बट मेजरली जितने भी माउंटेन्स हैं वो फोल्ड और ब्लॉक्स में डिवाइडेड होते हैं। अब फोल्ड और ब्लॉक माउंटेन्स को हम देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा माउंटेन फोल्ड है, कौन सा माउंटेन ब्लॉक है। फोल्ड माउंटेन्स का हाई ऑल्टीट्यूड होता है, फोल्ड माउंटेन्स की प्रोमिनेंट पीक होती है। ऑन दी अदर हैंड ब्लॉक माउंटेन्स का लोअर ऑल्टीट्यूड होता है और ब्लॉक माउंटेन्स की प्रोमिनेंट पीक नहीं। तो जब हम लोग फोल्ड माउंटेन्स को देखते हैं, अगर आपको कोई ऐसा माउंटेन दिख रहा है जिसकी बहुत ही ज्यादा नोकीली पीक है इस तरीके से, दैट इज 100% फोल्ड। और अगर आपको कोई ऐसा माउंटेन दिख रहा है जो टेपरिंग तो है बट इसकी कोई प्रोमिनेंट पीक नहीं है, देन दिस इज 100% ब्लॉक। इंडिया में हमें दोनों के एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर जैसे एरियाज में जाएंगे जहां पे आपको हिमालयास दिखेंगे, हिमालयास आर फोल्ड्स, प्रोमिनेंट पीक्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड। ऑन दी अदर हैंड अगर आप महाराष्ट्र, गोवा एटसेट्रा की साइड जाएंगे, वहां पर आपको जो वेस्टर्न घाट्स दिखेंगे, दोस्त वेस्टर्न घाट्स आर एक्चुअली ब्लॉक्स। तो ये दो टाइप के मेजर माउंटेन्स होते हैं। हमारे वर्ल्ड की जितनी मेजर माउंटेन रेंजेस हैं वो मेजर माउंटेन रेंजेस या तो फोल्ड्स हैं या फिर ब्लॉक्स हैं। हिमालयास के अलावा अगर हम एल्प्स की बात करते हैं, अगर हम रॉकीज की बात करते हैं, अगर हम एंडीज की बात करते हैं, ये सारे के सारे फोल्ड माउंटेन्स हैं। सो मेजरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी की सारी मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड कौन सी कैटेगरी में चली जाती हैं? फोल्ड की कैटेगरी में चली जाती है। ये वाली बात तो ज्यादातर सभी लोग जानते होंगे। हमारे पास तीन टाइप की रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। Guys, fold mountains are always made up of sedimentary rocks. ब्लॉक में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फोल्ड माउंटेन सेडिमेंट्री रॉक्स के बनते हैं। तो ये हमारा एक जेनरिक कैटेगराइजेशन है माउंटेन्स का, जो अभी से आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई माउंटेन्स का ब्रीफ इंट्रो पूछता है, तो आप माउंटेन्स के ब्रीफ इंट्रो में क्या क्या बातें कहेंगे? माउंटेन्स टेपरिंग होते हैं, माउंटेन्स का ऑल्टीट्यूड 800 मीटर से ज्यादा होता है, माउंटेन्स फोल्ड हो सकते हैं, माउंटेन्स ब्लॉक हो सकते हैं। ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है माउंटेन्स का, जो आपको पता होना चाहिए। अब कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, दो टर्म्स होते हैं, एक टर्म होता है हिल्स, एक टर्म होता है माउंटेन्स, इन दोनों में क्या फर्क होता है? तो टेक्निकली ज्योग्राफिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ज्योग्राफिकली हमारे पास हिल्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती, हमारे पास सिर्फ माउंटेन्स होते हैं। लेकिन हां, कॉमन लैंग्वेज में वी कैन से दैट टेपरिंग स्ट्रक्चर्स बिटवीन 800 to 1500 meters are called as hills. Above 1500 are known as mountains.
तो वैसे तो ज्योग्राफिकली हिल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है, लेकिन स्टिल अगर आपको हिल्स और माउंटेन्स में डिफरेंस पता करना है, तो हिल्स आर व्हाट वी कॉल एज लो लाइंग माउंटेन्स, जिन टेपरिंग स्ट्रक्चर्स की हाइट 800 टू 1500 होती है, उन्हें हम लोग कॉमन लैंग्वेज में हिल्स कह देते हैं, और जिन माउंटेन्स की हाइट या जिन टेपरिंग स्ट्रक्चर्स की हाइट 1500 से ज्यादा होती है, उन्हें हम लोग माउंटेन्स कहते हैं। तो ये हमारे पहले लैंडफॉर्म्स हैं, जो लैंडफॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स आते हैं, दोज लैंडफॉर्म्स आर व्हाट वी कॉल एज प्लेटोस। अब प्लेटोस के पास फ्लैट टॉप्स होती हैं, यानी कि प्लेटोस बेटा कैसे होते हैं? प्लेटोस नॉन टेपरिंग होते हैं। अब प्लेटोस का जो कैटेगराइजेशन है वो दो तरीके से किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। Plateaus are either divided on the basis of their process of formation, कि plateaus बने कैसे? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे पास मेजरली दो टाइप के प्लेटोज होते हैं। वी हैव लावा प्लेटोस, एज द नेम सजेस्ट्स गाइस, लावा प्लेटोज कौन से प्रोसेस की वजह से बनते हैं? दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू वॉल्केनिज्म। And then we have another type of plateaus which are called as dissected plateaus. Dissected plateaus are formed by the process of upliftment. ये अपलिफ्टमेंट के प्रोसेस से बनते हैं। वर्ल्ड में जितने भी प्लेटोज हैं, उनमें से 90% प्लेटोज लावा प्लेटोज हैं। तो लावा प्लेटोज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेटोज दैट वी हैव इन द वर्ल्ड। Dissected plateaus are relatively rare. जैसे हमारे इंडिया में ही सबसे प्रोमिनेंट प्लेटो कौन सा है? डेक्कन है गाइस। डेक्कन इज अ लावा प्लेटो, वॉल्केनिज्म के थ्रू बना था। इसके अलावा प्लेटोस अपनी लोकेशन के हिसाब से भी कैटेगराइज्ड होते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लोकेशन, लोकेशन with respect to mountain ranges. Now, when we are talking about location with respect to mountain ranges, guys, यहां पर हमारे पास तीन टाइप के प्लेटोज आते हैं। We have three types of plateaus. The first type of plateau is called as intermontane plateau. इंटरमॉन्टेन प्लेटोज आते हैं। इंटरमॉन्टेन जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, कोई भी ऐसा प्लेटो होता है विच इज सैंडविच्ड बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस लाइक दिस। कोई भी प्लेटो जो दो माउंटेन रेंजेस के बीच में प्रेजेंट है, उसे हम लोग इंटरमॉन्टेन प्लेटो कहते हैं। तो जब भी अभी हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब प्लेटोज देखेंगे, तो आपको यह चीज एनालाइज करनी पड़ेगी कि वो इंटरमॉन्टेन प्लेटो है या फिर नहीं। अगर प्लेटो के सिर्फ एक ही तरफ माउंटेन रेंज है, देन सच अ प्लेटो इज कॉल्ड एज अ पीडमोंट प्लेटो। एक तरफ माउंटेन रेंज है, प्लेटो है, लेकिन दूसरी तरफ माउंटेन रेंज नहीं, ऐसे प्लेटो को हम लोग पीडमोंट कहते हैं। एंड देन वी हैव अ प्लेटो जिसके आसपास कोई माउंटेन रेंज नहीं होती है, सच अ प्लेटो इज कॉल्ड एज अ कॉन्टिनेंटल प्लेटो। अगर एक ऐसा प्लेटो है जिसके आसपास कोई माउंटेन रेंज नहीं है, then such a plateau is known as a continental plateau. यहां पर जो माउंटेन रेंज और प्लेटो की विसिनिटी है, वो मैक्सिमम 100 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा है तो फिर उसे विसिनिटी में नहीं माना जाए।
तो इंटरमॉन्टेन ऐसा होता है कि उसके दोनों तरफ विसिनिटी में माउंटेन रेंजेस होती हैं। पीडमोंट ऐसा होता है कि उसके एक ही तरफ माउंटेन रेंज होती है। और कॉन्टिनेंटल ऐसा होता है कि जिसके आसपास कोई माउंटेन रेंज प्रेजेंट नहीं होती। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये प्लेटो है, यहां पर कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, एक माउंटेन रेंज यहां पर है, एक माउंटेन रेंज यहां पर है, दिस इज नॉट एन इंटरमॉन्टेन प्लेटो, प्लीज रिमेंबर। इंटरमॉन्टेन प्लेटो के लिए जो माउंटेन रेंजेस हैं उन्हें ऑपोजिट साइड्स पे होना चाहिए। इस प्लेटो को हम लोग पीडमोंट कंसिडर करेंगे। ये सैंडविच्ड नहीं है। सैंडविच के लिए अगर एक माउंटेन रेंज यहां पर है तो दूसरी माउंटेन रेंज कहां होनी चाहिए? यहां होनी चाहिए। या अगर एक माउंटेन रेंज यहां पर है तो दूसरी माउंटेन रेंज कहां होनी चाहिए? ऑन दी ऑपोजिट साइड होनी चाहिए। अगर ऑपोजिट साइड पे माउंटेन रेंजेस नहीं है तो ऐसे प्लेटो को वी विल कंसिडर एज अ पीडमोंट प्लेटो, नॉट एन इंटरमॉन्टेन प्लेटो। इंटरमॉन्टेन में आपका एक ही टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड दैट टर्म इज सैंडविच्ड। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लेटोज होते हैं। जब भी हम किसी भी प्लेटो की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं तो पहले हम उस प्लेटो की लोकेशन लिखते हैं, फिर हम उस प्लेटो का प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन लिखते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई व्हाट टाइप ऑफ अ प्लेटो इज ए डेक्कन प्लेटो, तो आप कहेंगे डेक्कन प्लेटो इज एन इंटरमॉन्टेन लावा प्लेटो। कहानी खत्म। इन्हीं दो शब्दों से सामने वाला सारी की सारी बात समझ जाएगा कि जो डेक्कन प्लेटो है वो सैंडविच्ड भी है, और जो डेक्कन प्लेटो है वो कौन से प्रोसेस से बना है? वोल्केनिज्म के प्रोसेस से बना है। ये एक नोमेनक्लेचर है, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड है। इसको आप उल्टा नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले फॉर्मेशन लिख दो और बाद में लोकेशन लिख दो। नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ प्लेटोज होते हैं। तो अब मैं अगर आपसे कहूं कि इंटरमॉन्टेन प्लेटो क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं लावा प्लेटो क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। So when we are talking about plateaus, what are the things that we need to know when we are talking about plateaus? We need to know plateaus are non-tapering. We again need to know plateaus have a minimum altitude of 800 meters. We need to know the categories on the basis of formation. We need to know the categories on the basis of location. तो ये चार चीजें हैं, जो चार चीजें आपको किसमें पता होनी चाहिए? प्लेटोस में पता होनी चाहिए। अब प्लेटोस के बाद आती हैं प्लेन्स। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेन्स, गाइस एज यू नो, प्लेन्स का मैक्सिमम ऑल्टीट्यूड कितना होता है? 300 मीटर्स का होता है। इनका ऑल्टीट्यूड 300 मीटर्स से कम होना चाहिए। अब प्लेन्स को जो सब डिवाइड किया जाता है वो उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे सब डिवाइड किया जाता है। प्लेन्स आर सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, and on the basis of their structure we have three types of plains. We have plains with regular topography, we have plains with irregular topography, and we have plains which are called as badlands. जहां पर गाइस ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेगा, टोपोग्राफी। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड इन ज्योग्राफी गाइस। टोपोग्राफी सिंपली मींस स्ट्रक्चर। टोपोग्राफी का मतलब स्ट्रक्चर होता है। तो जब हम लोग रेगुलर टोपोग्राफी की बात करते हैं तो ये एक ऐसी प्लेन है जिसके स्ट्रक्चर में कोई खास इनकंसिस्टेंसीज नहीं होती।
इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट स्मूथ एंड प्लेन होता है। अगर स्ट्रक्चर में इनकंसिस्टेंसीज आ जाती हैं इस तरीके से, लेकिन ऑल्टीट्यूड 300 मीटर से कम ही रहता है, तो ऐसी ही प्लेन्स को हम लोग प्लेन्स ऑफ इरेगुलर टोपोग्राफी कहते हैं। और अगर ये इरेगुलर टोपोग्राफी वाली प्लेन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चली जाती हैं इस तरीके से, ये माउंटेन्स नहीं है, इनका ऑल्टीट्यूड अभी भी 300 मीटर से कम है, तो ऐसी ही प्लेन्स को हम लोग क्या बुलाते हैं? ऐसी ही प्लेन्स को हम लोग बैडलैंड्स बुलाते हैं। तो प्लेन्स का जो भी कैटेगराइजेशन है, वो कैटेगराइजेशन किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लेन्स। जैसे अभी हम लोग इंडिया के गैंजेटिक प्लेन्स वाले एरिया में हैं गाइस। गैंजेटिक प्लेन्स आर प्लेन्स ऑफ रेगुलर टोपोग्राफी। जनरली ज्यादातर प्लेन्स जो हैं वो रेगुलर टोपोग्राफी की ही प्लेन्स। irregular topography and badlands are relatively less. नेक्स्ट जब हम बैडलैंड्स की बात करते हैं, तो बैडलैंड इज मेजरली अ यूनिवर्सल टर्म। ये एक यूनिवर्सल टर्म है। जब हम लोग बैडलैंड्स की बात करते हैं गाइस, बैडलैंड्स हम किसी भी ऐसे एरिया के लिए यूज कर सकते हैं जिसका स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा इर्रेगुलर। ये सिर्फ प्लेन्स के लिए यूज नहीं किया जाता, ये किसी भी रीजन के लिए यूज किया जा सकता है जहां पर बहुत ज्यादा इरेगुलर स्ट्रक्चर है। जैसे अगर माउंटेनियस रीजन्स भी हैं, तो माउंटेनियस रीजन्स में भी काफी ज्यादा इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, इसे भी हम लोग बैडलैंड कह सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस एरिया एज अ बैडलैंड। सो बैडलैंड्स इज बेसिकली अ यूनिवर्सल टर्म इन ज्योग्राफी नाउ। पहले इसे सिर्फ प्लेन्स के रिस्पेक्ट में यूज किया जाता था, लेकिन अब इसे कहीं पर भी यूज कर लिया जाता है जहां पर भी स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है। डिप्रेशंस जैसा हम लोगों ने बात करी, डिप्रेशंस में क्या बनते हैं? लेक्स बनती हैं। लेक्स को हम लोग मेजरली इनके टाइप ऑफ वाटर के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं। वी कैन हैव लेक्स हैविंग सलाइन वाटर, वी कैन हैव लेक्स हैविंग फ्रेश वाटर। So we generally only categorize lakes on the basis of the type of water that they have. हमारे पास saline water lakes होती हैं, हमारे पास fresh water lakes होती हैं। So this is the first, you can say, the overview that you need to have about the different types of landforms that are present on Earth. Mountains हैं, plateaus हैं, plains हैं। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, माउंटेन्स क्या होते हैं, प्लेटोज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होती हैं। इसके बाद माउंटेन्स में दो मेजर टाइप्स कौन कौन से होते हैं? फोल्ड होते हैं, ब्लॉक होते हैं, इनको बेटा अभी से याद रखिएगा। इसके बाद प्लेटोज में मेजर टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? फॉर्मेशन के हिसाब से लावा और डाइसेक्टेड होते हैं, लोकेशन के हिसाब से इंटरमॉन्टेन, पीडमॉन्ट और कॉन्टिनेंटल होते हैं। इसके बाद प्लेन्स में हमारे पास रेगुलर और इरेगुलर टोपोग्राफी की प्लेन्स होती हैं। जहां पर इरेगुलर टोपोग्राफी एक्सट्रीम में चली जाती है, ऐसे रीजन को हम लोग बैडलैंड्स कहते हैं। दो बैडलैंड सब ज्योग्राफी में एक यूनिवर्सल टर्म है, जिसे किसी भी ऐसे रीजन के लिए यूज किया जाता है जहां पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स इरेगुलर रहते हैं।
डिप्रेशंस में लेक्स बनती हैं। लेक्स का कैटेगराइजेशन हम लोग वाटर के हिसाब से करते हैं। वी हैव सलाइन लेक्स, वी हैव फ्रेश वाटर लेक्स। तो सबसे पहले इतनी बात है जो अभी आपको ओवरव्यू के तरीके से पता होनी चाहिए। नाउ आफ्टर लैंडफॉर्म्स we come to water bodies. Now water bodies are important for you. जब हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो वाटर बॉडीज का कैटेगराइजेशन होता है वो कैटेगराइजेशन इनके वाटर टाइप के हिसाब से होता है। वी हैव वाटर बॉडीज हैविंग सलाइन वाटर, वी हैव वाटर बॉडीज हैविंग फ्रेश वाटर, we have water bodies having brackish water, where brackish water is a water of low salinity formed by the intermixing of saline and fresh water. ये brackish water के बारे में हम थोड़ा बाद में बातचीत करेंगे। As of now, let us talk about the saline and fresh water bodies. अब जब हम saline water bodies के बारे में बात करते हैं तो सलाइन वाटर बॉडीज के बहुत सारे टाइप्स आते हैं हमारे पास। वी हैव ओशंस, वी हैव सीज, वी हैव गल्फ्स, वी हैव बेज, वी हैव बाइट्स, वी हैव स्ट्रेट्स, वी हैव चैनल्स। ये हमारे पास कुछ मेजर टाइप के सलाइन वाटर बॉडीज। फ्रेश वाटर बॉडीज आर रिलेटिवली सिंपलर। We categorize fresh water bodies on the basis whether these water bodies are static or these water bodies are flowing. If these water bodies are static, then they are either lakes or ponds. फिर ये lakes और ponds होते हैं। And if they are flowing, then they are majorly rivers. अब लेक्स और पॉन्ड्स में क्या फर्क होता है? पहली बात तो लेक्स एंड पॉन्ड्स बोथ आर सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल साइड्स। ये हर तरफ से लैंड से सराउंडेड होते हैं। हाँ जी। वेटलैंड्स बेटा मैं आया ही नहीं हूं अभी तक, इकोलॉजी में आएंगे। Wetland is an example where there is intermixing of soil and water. It is neither completely land nor completely water. तो जब हम लोग लेक्स और पॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो लेक्स और पॉन्ड्स में डिफरेंस होता है विद रिस्पेक्ट टू द डायमीटर। अगर डायमीटर 100 मीटर से ज्यादा है देन सच अ वाटर बॉडी इज अ लेक। और अगर डायमीटर 100 मीटर से कम है then such a water body is a pond. So basically, when we talk about lakes and ponds, guys, lakes are larger than ponds. So the difference is in the size. साइज में डिफरेंस होता है। लेकिन अब जब हम लोग सलाइन वाटर बॉडीज के बारे में बात करते हैं then saline water bodies are of 7 major types and you should be knowing the difference between these 7 major types की oceans क्या होते हैं, seas, gulfs, bays, bights, straits और channels क्या होते हैं। कोई कुछ कह रहा? ओके।
Now, when we are talking about oceans, see, oceans are the largest saline water bodies, and there are only 5 oceans in the world. We have Pacific, we have Atlantic, we have Indian, we have Southern, also called as the Antarctic, and we have the Arctic Ocean. सिर्फ यही 5 ओशंस हैं, इसके अलावा और कोई ओशन नहीं. These are the largest saline water bodies, and this is the order of their size. अब सीज क्या होते हैं, इनके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे. पहले हम लोग बात करते हैं गल्फ्स, बेस और बाइट्स की. Now, gulfs, bays and bights are all very similar. So there are certain confusions that people have about gulfs, bays and bights. Guys, so all these three, that is gulf, bay and a bight, is surrounded by land on 3 sides. थ्री साइड्स पे ये लैंड से सराउंडेड है. जो चौथी साइड है, द फोर्थ साइड, दैट इज नोन एज द ओपनिंग. जो लैंड से सराउंडेड नहीं, उसी को हम लोग ओपनिंग कहते हैं. अब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग 3 साइड से लैंड से सराउंडेड चीज के बारे में बात कर रहे हैं, देन इट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स. It can have a structure like this. It can have a structure like this. And it can have a structure like this. This is land. This is land. This is land. This is land, 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 and land. तो यहां पर ये ओपनिंग हो गई है, यहां पर ये ओपनिंग हो गई है, और यहां पर ये ओपनिंग. नाउ सी, इस ओपनिंग से जो भी आप मैक्सिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं, दैट मैक्सिमम लेंथ इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द वाटर. और ओपनिंग के दोनों एंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है, दैट इज द विड्थ ऑफ द ओपनिंग. तो यहां पर भी ये विड्थ हो गई है, ये लेंथ हो गई है. यहां पर ये विड्थ हो गई है, ये लेंथ हो गई. नाउ सी, in this case the length of the water body is much greater than the width of the opening. In this case the length of the water body is similar to the width of the opening, and in this the width of the opening is much greater than the length of the water body.
यही 3 केसेस हो सकते हैं अगर हम 2 एंटिटीज को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। दिस इज अ गल्फ, दिस इज अ बे एंड दिस इज अ बाय। तो जब हम लोग गल्फ, बे और बाइट के बारे में बात करते हैं, तो गल्फ, बे और बाइट में हम लोगों को जो लेंथ ऑफ द वाटर बॉडी है और विथ ऑफ द ओपनिंग है, उसे आपस में कंपेयर करना पड़ता है। दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन that has been given by the American Geographical Society, और इसी को हम लोग वर्ल्ड ओवर यूज करते हैं। सो बेसिकली when we are talking about a gulf, then the opening is narrow and the length is relatively more. When we are talking about the bay, the opening is not narrow, the opening is comparable to the length. And when we are talking about the bite, then guys, the width of the opening is huge and the length of the water body is relatively less. अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी ये कहती है कि इसी तरीके से हम लोग बे, गल्फ और बाइट को डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहां पर अगर आप कहें सर लेंथ और विथ कंपेरेबल कैसे होंगी, कंपेरेबल तब होंगी जब दोनों में से कोई एक दूसरे का मिनिमम 80% होगा। तो मिनिमम जो रेशियो होना चाहिए वो 4:5 का रेशियो होना चाहिए, यानी कि लेंथ को विथ का 80% होना चाहिए या विथ को लेंथ का 80% होना चाहिए। इफ आइदर ऑफ देम इज ट्रू, देन सच अ रीजन इज नोन एज अ बे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, if we see certain you can say pictures, then one of the most famous Gulf of the world is Gulf of Mexico. Now see, this is the Gulf of Mexico. ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है। ये गल्फ ऑफ मेक्सिको की ओपनिंग की विथ है, और यहां से जो मैक्सिमम हम लोग डिस्टेंस ले सकते हैं वो इसकी लेंथ है। अब आप अगर देखेंगे तो ओपनिंग काफी छोटी है और इसके कंपैरिजन में लेंथ इज रिलेटिवली बिगर। तो अगर लेंथ ओपनिंग की विथ से ज्यादा है तो गाइस दैट इज नोन एज अ गल्फ। इसी के साथ साथ if we see another picture, when we are comparing a bay, one of the most famous bays is is Bay of Bengal. Now look towards Bay of Bengal, guys, this is Bay of Bengal. इसकी ओपनिंग देखिए, इसकी लेंथ देखिए, दोनों की दोनों चीजें आपको क्या दिखेंगी, दोनों की दोनों चीजें आपको ऑलमोस्ट कंपेरेबल दिखेंगी। जितना विथ है यहां पर ऑलमोस्ट उतनी ही लेंथ है। ये मेजर की जा चुकी है तो हमें उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनके बीच का जो मिनिमम रेशियो होना चाहिए वो 4:5 का होना चाहिए, इससे कम का रेशियो नहीं हो सकता, वरना फिर ये बे नहीं रहेगी। बाइट के एग्जाम्पल्स हमारे पास कम है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बाइट्स दैट वी हैव इन द वर्ल्ड is the great Australian bite. Now see, this is the great Australian bite. अब अगर आप लोग ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को देखेंगे तो इन दी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट अगेन इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन 3 साइड्स, विथ बहुत ज्यादा है, लेंथ उसके कंपैरिजन में काफी कम है। तो दिस इज हाउ वी हैव द बाइट्स, द बेस
and the Gulfs. तो अमेरिकन ज्योग्राफिकल सोसाइटी तो इसी तरीके से वाइट बे और गल्फ के बीच में डिफरेंशिएट करती है। हालांकि तीनों के तीनों वाटर बॉडीज लैंड से कितनी तरफ से सराउंडेड रहते हैं? 3 तरफ से सराउंडेड रहते हैं। So this is what we need to understand about Gulf Bay and Bight. कोई आपसे इतना ज्यादा टेक्निकली पूछ नहीं रहा है वैसे कि गल्फ बे और बाइट में क्या फर्क होता है, बट यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गल्फ, अ बे एंड अ बाइट. Now, again we have two important terms which are quite correlated with each other. We have a strait and we have a channel. ये भी आपस में कोरिलेटेड है. Guys, both straits and channels can be defined as water bodies either separating two prominent land masses or joining two prominent water bodies. And yes, these water bodies are narrow water. तो आप जब स्ट्रेट या चैनल को डिफाइन कर रहे हैं तो आप इसे डिफाइन कर सकते हैं एज नैरो वाटर बॉडीज which are either separating two prominent land masses or they are joining two prominent water bodies. इन दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों की दोनों डेफिनेशंस का एक ही मतलब है. बोथ द डेफिनेशंस हैव द सेम मीनिंग. How both the definitions have the same meaning? I will show you two pictures, you will understand. हमारे पास one of the most famous straits आती है, the Taiwan Strait. Now see, this is the Taiwan Strait that we are having. Now this is a narrow water body जो हम लोग कह सकते हैं या तो चाइना और ताइवान को सेपरेट कर रहा है और या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर है ईस्ट चाइना सी और इसके नीचे है साउथ चाइना सी. हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को ज्वाइन कर रहा है. सो आइदर यू कैन से इट इज सेपरेटिंग चाइना एंड ताइवान और यू कैन से इट इज ज्वाइनिंग ईस्ट चाइना सी विद द साउथ चाइना सी. और दोनों में से आप किसी भी तरीके से कह सकते हैं. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड नोन एज द ताइवान स्ट्रेट. इसी तरीके से हमारे पास एक चैनल है, इंपॉर्टेंट चैनल, which is the English channel. Now, English channel gives us a good understanding as to how the strait and channels are defined. ये देखिए, ये है English channel. Now, you can either say that English channel is separating England and France, or you can say that English channel is joining the North Sea with the Atlantic Ocean. As you wish, you can say about it. आप दोनों में से किसी भी तरह कह सकते हैं. तो अगेन या तो ये दो प्रोमिनेंट लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है और या फिर ये दो प्रोमिनेंट वाटर बॉडीज को आपस में ज्वाइन कर रहा है. अब देखिए यहीं पर हम लोग चैनल और स्ट्रेट के बीच का फर्क देख सकते हैं. गाइस, ये इंग्लिश चैनल है, इसी इंग्लिश चैनल का एक एंड जो है वो स्ट्रेट ऑफ डवर कहलाती है.
Now you can see what is the difference between a channel and a strait. The difference is in the width. अगर विथ नैरो है तो ऐसे रीजन को हम लोग स्ट्रेट कहते हैं, और अगर विथ रिलेटिवली ज्यादा है तो ऐसे ही रीजन को हम लोग चैनल कहते हैं. द डिफरेंस इज जनरली कंसिडर्ड एज 200 किलोमीटर्स. तो अगर मैं कहता हूं कि देयर इज अ नैरो वाटर बॉडी ज्वाइनिंग टू लार्जर लैंड masses having a width of less than 200 kilometers, then such a water body would be a strait. And if I say that I have a narrow water body which is separating two land masses or joining two water bodies, but has a width of more than 200 kilometers, then it can be called as a channel. कई जगह पर ये 200 किलोमीटर्स की जगह 100 किलोमीटर्स भी लिखा हुआ है, तो हमें 100 200 में जाने की जरूरत नहीं है, वो डिस्कशन जोग्राफर्स करते रहेंगे. हमें ये वाली बात पता होनी चाहिए कि अ चैनल इज ब्रॉडर देन अ स्ट्रेट. चैनल की विथ ज्यादा होती है, स्ट्रेट की विथ कम होती है, लेकिन दोनों के दोनों वाटर बॉडीज रिलेटिवली नैरोअर वाटर बॉडीज होते हैं. और ये वाटर बॉडीज क्या करते हैं, या तो दो प्रोमिनेंट वाटर बॉडीज को आपस में ज्वाइन करते हैं, या फिर दो प्रोमिनेंट लैंड मासेस को आपस में सेपरेट करते हैं. So this is what is the difference between a channel and a strait. So technically when we are talking about channel and strait, कई जगह पर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कोई इसे हम लोग कह सकते हैं डेफिनेट नंबर्स नहीं दिए गए हैं, वैसा ही चैनल और स्ट्रेट में भी किया गया है. बोथ आर नैरो वाटर बॉडीज, बट a channel is broader than a strait. So this is a majorly the difference. जनरली जो डिवीजन है वो या तो 100 किलोमीटर्स पे की गई है या फिर 200 किलोमीटर्स पे. कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेट की विथ 100 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं स्ट्रेट की विथ 200 किलोमीटर से कम होनी चाहिए. तो देयर इज नो यूनिवर्सल कंसेंसस. So this is what we need to understand when we are talking about channel, strait, Gulf, Bay and Bight. अब हमारे पास बचता है सी. अब गाइस, जो भी ऐसा वाटर बॉडी है जो ना ही ओशन है, ना ही गल्फ है, ना ही बे है, ना ही बाइट है, ना ही स्ट्रेट है और ना ही चैनल, ऐसे ही वाटर बॉडी के लिए हम एक जनरलाइज्ड टर्म यूज कर देते हैं, एंड दिस जनरलाइज्ड टर्म इज नोन एज अ सी. तो अगर ओशन भी नहीं है, गल्फ भी नहीं है, बे, बाइट, स्ट्रेट या चैनल भी नहीं है, एक जनरलाइज्ड वाटर बॉडी है, यानी कि एक ऐसा वाटर बॉडी है जो इनमें से किसी भी वाटर बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वो एक सलाइन वाटर बॉडी है, तो ऐसे ही वाटर बॉडी को हम लोग क्या कह देते हैं, ऐसे ही वाटर बॉडी को हम लोग सी कह देते हैं. तो सी इज अ वेरी वेरी जनरलाइज्ड टर्म that is used for any water body which is neither an ocean, gulf, bay, bight, strait or channel. तो ये हमारे वाटर बॉडीज हैं जिन वाटर बॉडीज के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो ओशंस 5 ही हैं. These are the most extensive saline water bodies. सीज बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी ऐसा वाटर बॉडी जो गल्फ, बे, बाइट, स्ट्रेट या चैनल नहीं है और ओशन भी नहीं है, उसे हम लोग सी कहते हैं. गल्फ से 3 साइड से सराउंडेड होती हैं,
नैरो ओपनिंग होती है, लेंथ ओपनिंग्स की विड्थ से ज्यादा होती है। बेस ऐसे वाटर बॉडीज होते हैं जो थ्री साइड से सराउंडेड हैं, जिनकी लेंथ और विड्थ ऑफ द ओपनिंग ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है। बाइट में विड्थ ज्यादा होती है, लेंथ कम होती है। स्ट्रेट्स और चैनल्स नैरो वाटर बॉडीज होते हैं जो दो लार्जर लैंड मासेस को सेपरेट करते हैं, या दो प्रोमिनेंट वाटर बॉडीज को ज्वाइन करते हैं। इन दोनों में फर्क यह होता है, स्ट्रेट्स नैरोअर होती हैं, चैनल्स ब्रॉडर होते हैं। फ्रेश वाटर में हमारे पास लेक्स और पॉन्ड्स आते हैं, जिसमें लेक्स बड़ी होती हैं, पॉन्ड्स छोटे होते हैं, और फ्लोइंग में हमारे पास रिवर्स आ जाती हैं। इसके अलावा जैसा हम लोगों ने पहले बात की थी, लेक्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ फ्रेश होती हैं, लेक्स सलाइन भी हो सकती हैं। लेक्स कैन ऑल्सो बी सलाइन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट लेक्स कैन ओनली बी फ्रेश। और जनरली ये भी याद रखिएगा, अगर हम लोग सलाइन लेक्स की बात करते हैं और इन सलाइन लेक्स का अगर लार्ज एरिया होता है, तो इन्हें भी हम लोग सी ही बुला देते हैं। तो सलाइन लेक्स होती हैं, पहली बात तो। अब सलाइन लेक्स का लार्जर एरिया भी हो सकता है, सलाइन लेक्स का स्मॉलर एरिया भी हो सकता है। अगर सलाइन लेक्स का लार्जर एरिया होता है, तो इन लार्ज सलाइन लेक्स को भी हम लोग सी कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैस्पियन सी। कैस्पियन सी एक्चुअली में एक लेक है, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय लैंड ऑन ऑल दी फोर साइड्स। लेकिन एक सलाइन लेक है जिसका एरिया बड़ा है, तो एक ऐसी सलाइन लेक जिसका एरिया बड़ा होता है, उसे भी हम लोग सी कह देते हैं। इसी के दो एग्जाम्पल्स कैस्पियन सी हैं एंड अराल सी। इसीलिए मैंने आपको बार बार एक ही बात बोली है, जो सी है वो अपने आप में एक बहुत ही जनरलाइज्ड टर्म है। Unacademy. Let's crack it.